अगर आपको फिजिक्स तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो हेलो गाइस, आप सब के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से पार्ट नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 अपने चैप्टर नंबर 1 लाइट के बारे में। क्लास 10th का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि है लाइट, उसका पार्ट नंबर 2। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। किसके आगे के टॉपिक्स? जिन टॉपिक्स को हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, तो उनके आगे के टॉपिक्स को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हाफ एन आवर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टॉपिक्स एकदम पर्टिकुलरली अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो हम लोग का पहला टॉपिक है रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस। तो क्या होती हैं रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस? तो इनके बारे में आपने पहले से ही छोटी क्लासेस से, क्लास 7 से 6 से आपने इन सब के बारे में पढ़ चुका है, आप इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ ताकि ये आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाए। तो देखिए, रियल इमेजेस क्या होती हैं, वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं। तो जो इमेज जो रियलिटी में बनती है उसको कहते हैं रियल इमेज। अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्चुअल इमेज कोई इमेज ही नहीं होती तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, पर सच्चाई ये है कि वर्चुअल इमेज कोई इमेज ही नहीं होती, ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए। रियल इमेजेस दोज इन विच लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट आर कॉल्ड रियल इमेजेस। मतलब ऐसी इमेजेस जिनमें जो लाइट की रेज है वो एक्चुअली में आके मीट कर रही हैं, जो रियलिटी में आके इमेजेस बना रही हैं, उनको हम लोग रियल इमेजेस कहते हैं। इसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं। रियल इमेजेस मतलब रियल की इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस मीन्स फेक इमेजेस, जो फेक हो, वो ऐसी जिसको जो सिर्फ एक इल्यूजन हो, जो हमको सिर्फ दिखाई देता हो पर होता नहीं हो, वही होता है वर्चुअल इमेजेस। तो रियल इमेजेस में और क्या क्या है? इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। हाँ, ये सबसे मेन पॉइंट है। रियल इमेजेस हमेशा स्क्रीन में बनाई जा सकती हैं। मतलब अगर आप रियल इमेजेस को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप जहाँ पे भी उसकी पोजीशन है वहाँ पे अगर आप एक स्क्रीन लगा देंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगी इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेजेस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो लाइट रेज होती हैं वो रियलिटी में मीट करती नहीं है, क्योंकि वर्चुअल इमेज कोई इमेज ही नहीं है, ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको प्लेन मिरर में बता दूँ, जैसे ये एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट ऐसे उस जैसे लाइट रेज निकलेंगी, फिर ऐसे आएगा और यहाँ पे जो है कोई आई होगी उसमें इंटर करेगा, और जब हम लोग पीछे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे इमेज बन रही होगी। तो ये हमारी आँख क्या देख रही है? ये जो हमारी आँख देख रही है वो सिर्फ यहाँ की पीछे की इमेज देख रही है। मीन्स यहाँ से जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली है इस तरह, वो टकरा के तो वापस आई है, मतलब इमेज तो कहीं पर बनी ही नहीं है। लेकिन हम लोग को दिख क्या रहा है कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है। तो ऐसी इमेज जो रियलिटी में इमेज ही ना हो उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। और अगर आप यहाँ पे देखिए कोई स्क्रीन रख देंगे तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनी, क्योंकि जब लाइट ही रेज नहीं आ रही तो इमेज कैसे बन सकती है। तो इसी वजह से ये सबसे मेन डिफरेंस होता है रियल इमेजेस में और वर्चुअल इमेजेस में। तो यहाँ पे इसके आगे देखिए क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज इन्वर्टेड। अब जो रियल इमेजेस होती हैं वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। जैसे ये मार्कर सीधा है तो ये उल्टा, मतलब अगर ऐसे मार्कर रखा हुआ है तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी। अब ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए, जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी इंजीनियर्स थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कभी भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। मतलब कोई भी इमेज जब भी वो रियल इमेज बनेगी तो उसकी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। कब? रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो इमेज कैसे बनेगी? हमेशा उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब यहाँ पे उसकी जगह क्या है? ये ऑलवेज इरेक्ट होगी, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होगी उसमें वहाँ पे रियलिटी में लाइट रेज फॉर्म ही नहीं कर रही इमेज, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो इमेज होगी वो इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधा बनेगी। अगर इस तरह ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद भी इसी तरह इमेज बनेगी, वो उल्टी नहीं बनेगी। उल्टी देखिए कैसे, ये कोई कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर में अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ऐसे उसमें उल्टी इमेज बन जाएगी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टी इमेज बनी, क्या ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से फिर लाइट रेज निकली, रियलिटी में लाइट रेज आके मीट करी तो यहाँ पे उल्टी इमेज बन गई। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होगा? अब इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे तो ऐसे होगा ना, ये देखिए ऐसे पीछे ही जाके मीट करेंगे यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो सीधी बन रही है। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसी बन रही है, लेकिन ये इमेज तो वर्चुअल है ना, ये रियल इमेज है ही नहीं। तो इसलिए इससे हमको क्या पता चलता है कि जो भी वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी और जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। अब देखिए क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेड बाय
ओनली एंड ओनली कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या है कि जो रियल इमेजेस हैं वो हमेशा कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस ही बनेगी। तो अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस भी होना चाहिए, लेकिन असल में बात क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ जो चीज़ कॉन्केव मिरर के पास है वही सेम प्रॉपर्टीज़ वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वो कॉन्वेक्स लेंस के पास है, बस शेप अलग हो डिफरेंट होने के कारण इसका जो नेम है वो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया गया, वरना प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्केव मिरर इज सेम एज टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसी तरह यहाँ पे क्या है, मेड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब ये जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं ये किससे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस से बनती है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कभी रियल इमेज फॉर्म ही नहीं करता, वो रियल इमेज किसी भी केस में नहीं फॉर्म करता, मीन्स वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और उसी की सेम कैरेक्टरिस्टिक यानी कॉन्वेक्स मिरर की सेम कैरेक्टरिस्टिक किसके पास होती है, कॉन्केव लेंस के पास होती है, तो इसीलिए कॉन्केव जो लेंस होता है वो भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। बस हाँ, जो कॉन्केव मिरर है और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सिर्फ उसकी एक ऐसा एक्सेप्शन रहता है जिसमें वो वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है जब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, वो बात की बात है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज फॉर्म करते हैं। अब उसके बाद लिखा है रिप्रेजेंटेड बाय अनब्रोकन लाइन्स, यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे कॉन्केव मिरर में जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फोकस के बाद, तो उसमें क्या होगा, ऐसे आएगी लाइट रेस, ऐसे चली जाएंगी, फिर ऐसे आएंगी, फिर ऐसे मीट करेंगे, यहाँ पे कहीं ऐसे इमेज में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये तो भाई रियल की लाइट रेस थी, फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये आई लाइट रेस, तो ये रियलिटी में लाइट रेस आ रही हैं, इस वजह से हमने इसे अनब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि टूटी हुई नहीं है। और वहीं पर अगर हम लोग इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे होगा, ये देखिए। अब यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज बनेगी उसको हम लोग ब्रोकन लाइन से यानी टूटी हुई लाइन से इमेज को दिखाएंगे। ये देखिए, क्योंकि ये जो लाइट रेस है ये रियलिटी में लाइट रेस नहीं है, ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट करके तो कहीं और जाने, लेकिन देखने में इल्यूज़न ऐसा लगता है कि हाँ ये एक इमेज फॉर्म करे, लेकिन ये कोई इमेज नहीं होती। अब वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, जस्ट एन इल्यूज़न ओनली, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होती है ये कोई इमेज नहीं होती, मतलब ये इमेज फॉर्म नहीं होती, ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा होता है, और इसीलिए हमने इसका नाम दिया वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज रियल इमेज इनकी बात तो हो गई, अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक में आएंगे जो कि है स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे देखिए प्लेन मिरर में क्या है, प्लेन मिरर। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में बेसिक इन्फो। तो यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर हमेशा प्लेन रहता है ऐसे, ठीक है। ये इसका कैसा है, ये प्रिंटेड साइड है, मतलब ये पेंटेड साइड है जहाँ पे हम लोगों ने सिल्वर पॉलिश किया या फिर एल्युमिनियम जिसकी भी कोटिंग की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट रेज निकली और वो फिर ऐसे गई और ऐसे ही आ गई, ठीक है। अब फिर कोई लाइट रे ऐसे गई, फिर वो ऐसे ही आ गई, चली गई, ठीक है। तो जब हम लोग इसको पीछे देखेंगे तो कहीं यहाँ पर जाके इसकी इमेज बनेगी ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इमेज है। अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो प्लेन मिरर है उसमें क्या हो रहा है कि ये जो इमेज फॉर्म हो रही, पहली बात तो ये लैटरली इन्वर्टेड है। लैटरली इन्वर्टेड, तो इसका हम लोग पहले लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक, लैटरली इन्वर्टेड। अब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो RHS है वो LHS बन जाएगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जैसे मैं सामने प्लेन मिरर के खड़ा हूँ, अब उसमें क्या होगा, अगर मैं अपना राइट हैंड ऊपर करूँगा तो वहाँ पर भी वहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। मतलब अगर मैंने ये वाला हाथ ऐसे ऊपर किया तो अब वो जो इमेज बनेगी उसमें भी मेरा यही वाला हाथ ऊपर रहेगा, मतलब। और अगर उसी इमेज को मैं रियलिटी में इस तरह करके देखूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड रहेगा। इसमें मतलब क्या है, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब यही है, जो LHS है वो किस में बन जाएगा, RHS में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या देखी जा सकती है कि वो है जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस इमेज की है। मतलब ये जो मिरर है, मिरर की जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस किसकी है, इमेज की भी है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा,
distance of object is same as distance of image। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रही है, तो तीसरी चीज़ ये है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, रियल एंड इन्वर्टेड में क्या रहती है, जो इमेज होती है वो रियल में फॉर्म होती है, मींस लाइट रेज आके रियलिटी में इमेज को फॉर्म करती है और जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि जैसे ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट की सेम साइज़ की यहाँ पे इमेज भी बन रही है। अब ये जो है इरेक्ट भी है, और इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल आता है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लाइट रेज आई थी वो तो ऐसे आई थी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद तो ऐसे चली गई, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि कहीं जाके पीछे वो मीट कर रही है, मीन्स कहीं पीछे जाके इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये है ही नहीं रियल इमेज। तो हम लोग क्या लिख देंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर के बारे में एक चीज़ देख लेते हैं कि जो प्लेन मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ इसमें आप लोग अगर खुद से आंसर करेंगे तो हो सकता है आप लोग सोचिए कि इसकी फोकल लेंथ 0 होगी, लेकिन 0 नहीं होती। इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। फोकल लेंथ वो क्या होती है, वो होती है इन्फिनिटी। अब सोचने वाली बात ये है कि प्लेन मिरर की 0 भी तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी ही क्यों लेते हैं। तो उसका रीज़न देखिए ये है, जैसे ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कहीं यहाँ होगी, फिर एक ये मिरर है, उसकी फोकल लेंथ कहीं यहाँ होगी। अब इसी तरह धीरे धीरे करके हम लोग जो इसका कर्व है उस कर्व को काफ़ी धीरे धीरे करके एकदम प्लेन तक लाएंगे, तो एक मिरर ऐसा बनेगा जिसकी फोकल लेंथ कहीं यहाँ पर होगी। चलिए इसको नीचे बना लेते हैं। एक मिरर ऐसा होगा जिसकी फोकल लेंथ काफ़ी दूर जाके बनेगी, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वही काफ़ी ज़्यादा दूर होगा, क्योंकि इसका कर्व बहुत कम है। अब इसी तरह अगर एक हम लोग मिरर ऐसे ले लेते हैं जो जिसमें बहुत ही ज़्यादा कर्व है, तो इसकी फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा दूर बनेगी। और इसी तरह करते करते जब एक कंडीशन आएगी जब वो प्लेन हो जाएगा, तो प्लेन में क्या रहा है, धीरे धीरे फोकल लेंथ दूर जा रहा था और प्लेन आते आते तक वो इन्फिनिटी में पहुँच गया। तो इसलिए जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की, उसको हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं, ना कि 0। तो अब हम लोग का प्लेन मिरर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग जानते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स में देखिए आपको पता है कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। आपको ये भी पता होगा कि जो कॉनकेव होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ये कैसा होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। हाँ, तो ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग इसके डायग्राम्स में देखते हैं कि कैसे फॉर्म होते हैं। तो सपोज एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ पर, बस ठीक है, ये सर्कल ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, मीन्स ये एक सर्कल है, ये एक स्फीयर है समझ लीजिए, उसका सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इस सेंटर से हम लोग इतना पार्ट अगर इसका कट कर देते हैं, अगर हमने इसका इतना पार्ट कट कर दिया तो ये देखिए, कट करने के बाद हमारे पास इतना आर्क बचेगा। अब इस आर्क में हम लोग समझते हैं, अब यही जो आर्क है यही हमारा बनता है कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम लोग इस आर्क के इधर साइड पॉलिश कर देंगे, किधर साइड, अगर हम लोग इसकी इधर साइड पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। और वही अगर इसकी इधर साइड पॉलिश ना करके इसके इनर लाइनिंग में अगर हम लोग पॉलिश कर दें यहाँ पर, तो ये कैसा बन जाएगा, ये डाइवर्जिंग मिरर बन जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। अब इसके थोड़े पार्ट्स होते हैं, तो अब पार्ट्स को हम लोग जान लेते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई हुई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन
जो कि इस मिरर के परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज हम लोग यहाँ पे अभी के लिए मान लेते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये हो जाएगी पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सेंटर और ये जो सेंटर होगा इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ यानी कहीं यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं फोकस। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये सेंटर होता है इस पूरे स्फीयर का, ये जो फोकस होता है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल, ये जो जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और ये मिरर मीट करते हैं इसको हम लोग कहते हैं पोल। तो ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। अब इसका नाम फोकस इसलिए क्योंकि कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कन्वर्ज होकर फोकस से ही पास होती है, मतलब सारी रे ऑफ लाइट आगे फोकस में ही फोकस हो जाती है, मीन्स फोकस में ही फोकस हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम फोकस पड़ा। और फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या देखते हैं, हाँ अब इसको ये जो इसकी जो टोटल विड्थ होती है, मीन्स अगर हमारा मिरर इतना बड़ा है तो ये इसकी टोटल विड्थ इतनी है, अगर इतना होगा तो इसकी विड्थ इतनी होगी, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। तो ये हो गए सारे पार्ट्स। अब फोकल लेंथ, अब जो कुछ लेंथ होती है उनको हम लोग देख लेते हैं, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। ये जो फोकल लेंथ होती है ये पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक। ये पोल, ये देखिए यहाँ तक पोल आ रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो ये बाकी का पूरा मिरर होता है इसको हम लोग इतना काट के अलग कर देते हैं तो ये मिरर बन जाता है। अब इसके आगे देखिए, अब हम लोग इसके सिंबल्स देख लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत पोल से करते हैं, तो पोल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी मतलब होता है पोल, ठीक है। फिर उसके बाद एफ, एफ मतलब होता है फोकस, ठीक है। और ये जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको फोकल लेंथ भी कहते हैं, फोकल लेंथ। इसको नाम दे दीजिए ए और इसको दे दीजिए बी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सी होता है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये जो पूरा कर्वेचर है इसका मिड सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का कोई सिंबल नहीं रहता, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हम लोग इसको आर से बोलते रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो ए बी है, ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी मैंने अभी आपको बताया था कि जो पूरी डिस्टेंस रहती है, जो पूरी विड्थ रहती है इस मिरर की, उसको कहते हैं हम लोग अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए हमारे स्फेरिकल मिरर्स के। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रूल्स के बारे में कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं मीन्स कॉन्केव और कॉन्वेक्स, इनके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके केसेस के बारे में। तो चलिए हम लोग इनके पढ़ते हैं रूल्स। तो यहाँ पर हमने बना लिया है कॉन्केव मिरर का एक बढ़िया सा डायग्राम। अब इसी में हम लोग देखेंगे कॉन्केव मिरर के रूल्स और फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। पहले हम लोग एक साथ रूल्स पढ़ेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केसेस एक साथ कॉन्केव और कॉन्वेक्स के। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले रूल से। तो रूल नंबर 1, ठीक है। तो रूल नंबर 1 में ये बताया गया है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी रे ऑफ लाइट जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस,
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये हमारी फोकस से पास हो गई क्या, रे ऑफ लाइट। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है कॉनकेव मिरर का पहला रूल कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से पास हो जाती है। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। इसका अपोजिट ये है कि जो रूल नंबर 2 है उसमें ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से होकर आ रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से होकर आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हो गया रूल नंबर 2 कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब वो फोकस से पास होकर आती है, सपोज ये एक कॉनकेव मिरर है, अब कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस की कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, एकदम ऐसे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से ऐसे चली जाएगी। और उसी जगह यहाँ पे अगर कॉनकेव मिरर में इसी तरह अगर कोई फोकस से रे ऑफ लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है। अब रूल नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसमें हम लोग पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं रूल नंबर 3। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ये बताया गया है रूल नंबर 3 में कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, सपोज ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ, सॉरी एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, तो जिस पाथ से आई है रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी पाथ में चली जाएगी। अब इसका सिंपल एक लॉजिक आप लगाइए। मैंने आपसे क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा दिमाग ये लगाइए कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो होके आ रही है, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये आ रही है। तो वही बात है कि जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, वो भले ही पैरेलल हो ना हो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, वो पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जिस पाथ में आएगी वो उसी पाथ में लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई हुई हर रे ऑफ लाइट वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी मिरर के। ये जो मिरर का सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगी वो हर रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो इसी तरह जैसे ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, सपोज इस तरह से कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम लोग जूम करके देखें, सपोज ये एक प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर में ये एक नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इस नॉर्मल से ही कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, तो क्या ये नॉर्मल से ही जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल ये नॉर्मल से ही जाएगी, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट जो नॉर्मल से आ रही है वो नॉर्मल से ही जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो ज़ीरो होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो ज़ीरो होगा, मीन्स जिस पाथ से आई है उसी पाथ में जाएगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एक नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है, तो जिस पाथ में आई उसी पाथ में लौट जाएगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल देखिए क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फोर्थ रूल। अब जो फोर्थ रूल है वो समझना हल्का सा मुश्किल है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो फोर्थ रूल है वो ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो पोल की तरफ आती है, वो चाहे जहाँ से भी आ रही हो, अगर वो पोल की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या, ये नॉर्मल, मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई हुई रे ऑफ लाइट वो एक तरह से नॉर्मल होता है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी इस टाइम पे एक नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है, तो ये आगे नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो अब आपको पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ही बराबर है। अभी तक जो हमने रूल्स पढ़े इसके पहले के, वो सारे रूल्स में भी यही चीज़ लग रही थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ही बराबर होगा। लेकिन ये वाला रूल है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहता है कि पोल की तरफ आई है रे ऑफ लाइट तो कैसे जाएगी। तो मैं आपको बता दूं
कि जो जिस एंगल से पोल की तरफ आएगी, तो पोल जो रे ऑफ लाइट है उसके प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल वो सेम रहेगा रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल का। तो मीन्स जिस पाथ से आई है और जो एंगल उसने बनाया वही सेम एंगल बनाकर वो रे ऑफ लाइट चली भी जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ कॉनकेव मिरर के रूल्स। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। तो यहाँ पे मैं आपको पॉज करके एक डायग्राम बना लेता हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है कॉन्वेक्स मिरर का एक अच्छा सा रे डायग्राम। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1 को। तो रूल नंबर 1, ये सारे जो रूल्स होते हैं कॉनकेव मिरर, वही सारे रूल्स होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, और उसी से रिलेटेड होते हैं लेंस के भी रूल्स। जो हम लोग लेंस के रूल्स पढ़ेंगे वो भी कुछ इसी तरह के होंगे, बस हल्का फुल्का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमने रूल्स अभी तक पढ़े थे वही रूल्स यहाँ पर भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि ये कोई भी रे ऑफ लाइट जब वो फोकस की तरफ आएगी, जब वो फोकस की तरफ आएगी, तो सपोज ये एक रे ऑफ लाइट है, तो ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि फोकस की तरफ आ रही है। ये देखिए फोकस की तरफ ऐसे आ रही थी, अब फोकस की तरफ आ रही, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस की तरफ आती है वो बाद में पैरेलल बन जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जो फोकस की तरफ रे ऑफ लाइट आई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बन जाएगी, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और किसके पैरेलल, क्योंकि कोई भी जब भी यहाँ पे पैरेलल शब्द आए तो आपको समझ जाना है कि पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल है। तो यहाँ पे हर रे ऑफ लाइट जो कि फोकस की तरफ आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। अब इसका जस्ट अपोजिट है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल आ रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। मैंने आपको वही चीज़ बताई ना कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेजेस फॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखिए एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ऐसा लगा कि फोकस से आ रही, लेकिन ये फोकस से थोड़ी ना आ रही है, ये तो भाई रिफ्लेक्ट हुई है। अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रहा होगा तो उसकी इमेज देखने वाले को क्या है, यहाँ पे इस तरह देख रहा होगा, तो देखने वाले को ये लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो इधर रखा हुआ है फोकस के पास, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। तो वही अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। खैर ये सारी चीज़ें तो हम लोग केसेस में देख लेंगे। तो अभी बात चल रही है रूल्स की। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जब वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से निकली हुई ऐसी ऑब्जर्व की जाती है कि वो फोकस से निकल रही है, अपीयर टू बी मतलब अपीयर होती है कि वो फोकस से निकल रही है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड रूल। अब हम लोग देखते हैं थर्ड रूल, रूल नंबर 3। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 कुछ इस तरह का है। तो रूल नंबर 3 में ये बताया गया है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, सपोज ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो मैंने आपको बताया था कि वो रे ऑफ लाइट कैसी होगी, वो परपेंडिकुलर होगी मिरर की सरफेस के। तो सपोज ये रे ऑफ लाइट आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसके राइट हैंड साइड रहेगा, और जो कॉन्केव है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों वो किस तरफ होंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड होंगे। तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया है कि परपेंडिकुलर एक तरह से वो नॉर्मल होता है, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी रे होती है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ये मिरर में ये परपेंडिकुलर रे है आ रही है, वो परपेंडिकुलर आ रही है, और परपेंडिकुलर ही होता है हमारा नॉर्मल भी। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री में आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाएगी, मतलब जिस पाथ में आई है उसी पाथ में बाउंस बैक हो जाएगी। क्या होगी, बाउंस बैक होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे केस ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो का मतलब ये है कि वो नॉर्मल से होके आ रही है, तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी ज़ीरो होगा। जब दोनों ज़ीरो तो सेम पाथ है ना। अगर यहाँ पे
कोई और जो होता जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाता 60 डिग्री, तो 60 आती 60 चली जाती, तो वो सेम पाथ नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये ज़ीरो बन गया तो ज़ीरो का मतलब ये कि नॉर्मल से होकर आ रही है, तो हर रे ऑफ लाइट जो कि नॉर्मल से होकर जाती है वो सेम पाथ में चली जाती है। और नॉर्मल से हम लोग कैसे पता करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही है हमारा मेन पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो मतलब वो नॉर्मल से होकर आ रही है, इसका मतलब जिस पाथ में आई है उसी पाथ में वापस लौट जाएगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल देखिए, अब ये जो फोर्थ रूल है ये भी हमारा सेम टू सेम उसी तरह से है जैसा हमारा कॉनकेव मिरर का फोर्थ रूल था। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि पोल की तरफ आ रही है, किसकी तरफ? पोल की तरफ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ये एक रे ऑफ लाइट आई, इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, ठीक है, तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी सेम होगा, ये चीज़ हमको पता है। तो ये चीज़ यहाँ पे जब पोल से टकराते हैं तो एक तरह से आप उसको इमेजिन करिए कि ये पोल से टकराने की बजाय ये एक प्लेन सरफेस से टकरा रही है। प्लेन सरफेस मतलब जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर से टकरा रही है। तो जब प्लेन मिरर से हमको पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्लेन मिरर से टकराती है तो वो जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो उसी तरह सेम यहीं पर भी है, इसमें कोई भी अलग तरीके से नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग केसेस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग तरीके से रे ऑफ लाइट आएगी, फिर पास होगी, फिर फोकस से आएगी, फिर पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर पोल की तरफ आ रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जिस पाथ से आई है उसी के अपोजिट पाथ से वो चली जाएगी, ठीक है, जिस पाथ से आई है उसी के अपोजिट पाथ से, यानी उसके अपोजिट पाथ से चली जाएगी। तो ये थे हमारे 4 रूल्स कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। तो यहाँ पे मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो पॉज किया और फिर मैंने इनको लिख लिया, ताकि ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बुक में, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के बिना एक अधूरा सा रहता है चैप्टर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेस्ट रिफ्लेक्टर्स की, कि जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं बेस्ट रिफ्लेक्टर्स उनमें से कौन कौन से होते हैं, कौन से ऐसा क्राइटेरिया जिसकी मदद से हम लोग ये क्लासीफाई कर पाए कि नहीं ये जो रिफ्लेक्टर है ये रिफ्लेक्टर अच्छा है और जो ये रिफ्लेक्टर है ये बेकार रिफ्लेक्टर है। तो उसके लिए यहाँ पे 3 क्राइटेरिया होते हैं। तो नंबर 1 है शाइनी सरफेस, कि जो उसका सरफेस होना चाहिए वो शाइनी होना चाहिए। अब मैंने आपको इसके पिछले पार्ट यानी पार्ट नंबर 1 में बताया था कि कोई भी जब रे ऑफ लाइट आती है तो उसके साथ 3 फिनोमिना होते हैं, कि पहला तो ये होता है कि वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, दूसरे ये होता है कि वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और तीसरा ये होता है कि वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे शाइनी का मतलब होता है नो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब आप क्या समझे, जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप लोग उसको धूप में रख देंगे तो उसमें क्या रहेगा कि वो थोड़ी देर बाद हीट होना चालू हो जाएगा, हीट होगा, आपको पता है कि वो हीट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका सरफेस है वो शाइन नहीं है, वो सारी रे ऑफ लाइट्स को नहीं रिफ्लेक्ट कर पा रहा। अगर वो सारी रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा तो उसके पास ना हीट एनर्जी बचेगी ना लाइट एनर्जी बचेगी, तो वो जो उसमें हीट आ रही है वो आ कहाँ से रही है, इसका मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मीन्स वो शाइनी नहीं है। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप एक काम करिएगा, आप किसी मिरर को रख दीजिएगा धूप में, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़ी आप काफ़ी देर बाद 1-2 घंटे के बाद भी जाएंगे तो भी आप देखेंगे कि जो मिरर होगा वो ज़्यादा हीट नहीं होगा, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब हीट हो सकता है थोड़ा बहुत हो, वो आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से, आसपास की एयर की वजह से, आसपास की जो उसका फ्रेम होगा प्लास्टिक का उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत हीट हो जाए, लेकिन उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता। मीन्स हमको क्या पता चल रहा है कि जो उसका सरफेस है वो शाइनी है। अब इसी तरह एक दूसरा होता है क्राइटेरिया, वो होता है पॉलिश्ड। मीन्स दूसरा आप इसको पॉइंट कह सकते हैं कि जो सरफेस होना चाहिए वो पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। पॉलिश्ड सरफेस का मतलब ये है कि जो जिस कलर की रे ऑफ लाइट आई है या फिर जिस वेवलेंथ की रे ऑफ लाइट आई है उसी वेवलेंथ की उसी कलर की रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, और या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एक क्वेश्चन बनाता है, और वो क्वेश्चन ये, इसका आंसर मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दूंगा,
ठीक है। तो पॉलिश सरफेस का मतलब ये है कि नो चेंज इन कलर एंड वेवलेंथ और एनी प्रॉपर्टीज़, कि कोई भी रे ऑफ लाइट वो बेस्ट रिफ्लेक्टर तभी होगा जब उस रिफ्लेक्टर में आई हुई रे ऑफ लाइट में कोई कलर में चेंज ना हो, उसकी वेवलेंथ में चेंज ना हो और उसकी किसी भी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंजमेंट ना हो, कोई इफेक्ट भी ना पड़े। अब फिर ये जो स्मूथ सरफेस, अब स्मूथ सरफेस का क्या मतलब है? स्मूथ सरफेस का मतलब होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर होना चाहिए। मींस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। ये तो खैर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी होता है, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रेज है अगर वो पैरेलल है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी आपस में पैरेलल ही होनी चाहिए। तो ये मतलब होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन का। जैसे आप प्लेन मिरर लेंगे तो प्लेन मिरर में क्या है, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है तो पैरेलल ही जाएंगी। तो उसका क्या मतलब है, वो जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, मीन्स वो ऐसे इधर उधर उल्टा सीधा सरफेस नहीं है। अगर वो उल्टा सीधा सरफेस होता तो मीन्स पैरेलल आती है और इधर उधर बिखर जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, वो स्मूथ है, मतलब जिस तरह से आई उसी तरह से रिफ्लेक्ट भी की। पॉलिश का मतलब है कि जिस कलर की रे ऑफ लाइट आई उसी कलर की वो वापस भी बाउंस बैक होकर चली गई, उसकी वेवलेंथ में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। शाइनी मतलब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं। जैसे हम लोग किसी चीज़ को रख देते हैं, जैसे ये मार्कर को अगर मैं धूप में रख दूंगा तो थोड़ी देर बाद ये हीट हो जाएगा, लेकिन वो हीट नहीं होना चाहिए। हीट नहीं होने का मतलब कि उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, वो या तो रिफ्रैक्ट करे या फिर रिफ्लेक्ट करे, एब्जॉर्प्शन उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह ये जो सेकंड हमारा पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता है हाउ डू ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट कलर, कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम लोग जो उनका कलर देखते हैं वो डिफरेंट कैसे हो सकता है। जैसे ये जो कैमरा है जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर कैसे दिख रहा है, ये मार्कर ये ब्लू कलर का इसका कैप है कैसे दिख रहा है, ये वाइट बोर्ड वाइट क्यों है, और ये जो इंक है ये ब्लू है, तो ये क्यों है। तो इसका रीज़न देखिए ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास कोई कलर ही नहीं होता, हर एक ऑब्जेक्ट वो कलरलेस होता है। लेकिन फिर हम लोग को कलर्स कैसे दिखते हैं, तो उसके लिए ये है, आपको पता होगा कि जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट उसमें मिलियंस ऑफ कलर होते हैं। ये जो बनी होती है ये मिलियंस ऑफ कलर से बनी होती है, मिलियंस ऑफ कलर्स, इतने ज़्यादा कलर से ये बनी होती है कि हम लोग उनको काउंट ही नहीं कर सकते। मीन्स काउंटलेस कलर से बनी होती है क्या, वाइट लाइट। तो वाइट लाइट देखिए क्या होता है, जब उसमें काउंटलेस कलर्स होते हैं और जो सन से रे ऑफ लाइट आती है वो भी हमको पता है वाइट लाइट होती है। तो असल में होता क्या है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट आके किसी ऑब्जेक्ट में, सपोज ये एक लीफ है, ठीक है, इस लीफ में रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, वाइट कलर की आई या फिर किसी भी कलर की आई, तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होने में क्या होता है कि जितने भी कलर्स होंगे वो सारे कलर्स ही लीफ क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी फिर, ठीक है। और जिस कलर को लीफ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी वही कलर हम लोग को दिखता है। सपोज ये काफ़ी सारे कलर्स की आई, ये रेड आई, येलो आई, ग्रीन आई, ब्लू आई, हर तरह की रे ऑफ लाइट आई, लेकिन ये जो लीफ है ये हमको ग्रीन कलर की दिखी। इससे और हमको पढ़ाया भी जाता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का नहीं होता। जो रे ऑफ लाइट आती है तो क्लोरोफिल क्या करता है कि उनमें से ग्रीन कलर की जो लाइट होती है उसको नहीं एब्जॉर्ब करता, बाकी सारे कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वजह से वो हमको ग्रीन दिखता है। ये जो दीवार है ये पिंक कलर की है, तो इसमें क्या हो रहा है कि वाइट कलर की रे ऑफ लाइट आ रही है, हज़ारों कलर आ रहे हैं, लेकिन उस हज़ारों कलर में ये सिर्फ पिंक कलर ही ऐसा है जिसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, बाकी के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इस वजह से हमको पिंक दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको मिरर के साथ कंपेयर करें तो मिरर में आपने क्या देखा है कि जिस कलर की रे ऑफ लाइट आती है उसी कलर की वो वापस बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। मीन्स जैसे अगर ये मार्कर रियलिटी में ब्लू कलर का है, अगर मैं इसकी इमेज मिरर में देखूंगा तो भी ब्लू कलर का मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये बता रहा है, नो एब्जॉर्प्शन। मीन्स जो सरफेस होता है मिरर का वो शाइनी सरफेस होता है। मीन्स अगर सेम कलर है, मीन्स अगर जैसे मार्कर ब्लू कलर का है, हमने ब्लू कलर की इमेज देखी, मीन्स जो मिरर है उसमें कोई एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, इसी वजह से जिस कलर की रे ऑफ लाइट आई उसी कलर की रे ऑफ लाइट चली गई। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज था जो मुझे आपको बताना था, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और इसके आगे मीन्स पार्ट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स एंड केसेस फॉर कॉन्केव मिरर, और सॉरी रूल्स तो हमारे हो गए, तो केसेस फॉर कॉन्केव मिरर एंड केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा
क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। जैसे मैंने आपको ये सारा इतना बताया तो ये सब बुक में नहीं दिया रहता है, तो उनको भी पता चल सके, इस वजह से शेयर भी करिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं।